Okay. So hello everyone, welcome to 14th lecture of design of a steel structure, and this session is going to be the last lecture of your syllabus. So in this particular session I am going to discuss loads on the roof truss. कौन कौन सा लोड है जो रूफ ट्रस पे आएगा इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. सो आपको केयरफुली है जो सुनना है चीज़ों को, है ना. यहाँ से क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आएगा. टाइप्स ऑफ लोड ऑन रूफ ट्रस है जो लिखने के लिए एग्जाम में आता है, अक्सर आता है, आपका कंपटीशन में भी आता है और सेमेस्टर में तो आता ही आता है. सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन. टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन द रूफ ट्रस. कौन कौन सा लोड आएगा इसमें से देखिए, ज़्यादातर का नाम है जो आप ऑलमोस्ट है सभी का नाम है आप लोग सुन चुके हैं पहले से, लेकिन पहले है जो हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखे थे, अभी है जो हम लोग डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट है डेड लोड, उसके बाद लाइव लोड. लाइव लोड में आपको पता है कि इम्पोज लोड भी आता है और सुपर इम्पोज लोड भी आता है. नाउ स्नो लोड एंड विंड लोड. तो ये चारों को हम लोग क्या करेंगे डिटेल में है जो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है डेड लोड. डेड लोड, तो डेड लोड के बारे में आपको पता है कि डेड लोड को कौन सा कोड डील करता है. IS 875 पार्ट 1 है जो डेड लोड को डील करता है ना. IS 875 पार्ट 1 875 पार्ट 1 डील्स विद द डेड लोड. तो कोड इटसेल्फ है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो कोड का नाम आपको याद होना चाहिए एग्जाम के लिए. सो डेड लोड ऑफ द ट्रस इंक्लूड्स, क्या क्या आएगा इसमें, डेड लोड में क्या क्या आएगा. डेड लोड ऑफ द ट्रस इंक्लूड रूफ कवरिंग मटेरियल. रूफ कवरिंग मटेरियल मतलब जो सीट आप यूज करेंगे ढकने के लिए, है ना, ढकने के लिए, वो रूफ कवरिंग मटेरियल्स आएगा. फर्लिन्स का वेट आएगा, फर्लिन्स का नाम सुन चुके हैं आप. ट्रसेस आएगा एंड ब्रेसिंग सिस्टम आएगा, एंड ब्रेसिंग सिस्टम आएगा. अभी ब्रेसिंग सिस्टम क्या है इसको बता देते हैं आपको. देखिए, सपोज कीजिए कि आपका रूफ ट्रस है, ये है जो रूफ ट्रस है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये नंबर ऑफ कॉलम पे जो सस्टेन कर रहा है, ये नंबर ऑफ कॉलम पे क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है. इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम पे क्या हो रहा है, सस्टेन कर रहा है. ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम इस तरह से सस्टेन कर रहा है. अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ है जो ब्रेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. वो कैसे करते हैं, यहाँ से आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, है ना. तो ब्रेसिंग जो है वो कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं ब्रेसिंग, है ना. इसको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसिंग बोलते हैं. ये है जो डिफॉर्मेशन को क्या करता है, रोकता है. जो लोड, अगर लोड इस पे आएगा, इधर से यदि लोड आता है तो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है जो डिफॉर्म करने का कोशिश करेगा. लेकिन यदि सिस्टम ब्रेस्ड है, पहले से ब्रेसिंग किया हुआ, तो आपको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना. इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन है जो नहीं होगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है. दूसरी बात कि ये तो रही लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात. अब लैटरल डायरेक्शन में क्या होता है, नी ब्रेसिंग करते हैं. क्या करते हैं, नी ब्रेसिंग, यहाँ पे इस तरह से. ये तो आप लोग ऐसा देखे होंगे, इसको बोलते हैं नी ब्रेसिंग. ये दोनों कॉर्नर को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं, है ना. ये हो गया लैटरल डायरेक्शन. ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, लैटरल डायरेक्शन हो गया. और ये वाला क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल हुआ, लॉन्गिट्यूडनल. तो आपको याद रखना है कि जो ब्रेसिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में करते हैं. और नी ब्रेसिंग जो करते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है नी ब्रेसिंग, KNEE, नी ब्रेसिंग, नी ब्रेसिंग, है ना. तो नी ब्रेसिंग इज प्रोवाइडेड इन द लैटरल डायरेक्शन, जबकि आपका जो ब्रेसिंग है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ब्रेसिंग है जो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं. अब देखिए, अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ट्रस. अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ट्रस कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ट्रस यदि निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे. सो अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द ट्रस निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है स्पान इन मीटर. स्पान केयरफुली सुनना है, स्पान इन मीटर, स्पान इन मीटर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 प्लस 5
+5 इंटू 10 यूनिट क्या आएगा इसका, इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का वेट क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर यदि हम रूफ ट्रस कंसीडर करते हैं तो उसका जो डेड लोड आएगा वो आएगा स्पान इन मीटर डिवाइडेड बटा 3 +5 इंटू 10 सपोज कीजिए कि स्पान 15 मीटर है ना। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि स्पान कितना है 50। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि जो स्पान है कितना है, स्पान है जो 15 मीटर है, तो डेड लोड निकाल सकते हैं, कि नहीं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। डेड लोड क्या हो जाएगा बताइए, स्पान 15 मीटर हो गया डिवाइडेड बटा 3 +5 इंटू 10। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, तो ये 3 5 जब कट जाएगा है ना, कितना हो जाएगा 5 + 5 और इंटू 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद रखना है, स्पान इन मीटर डिवाइडेड बाय 3 +5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट डेड लोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नाउ अब देखिए, कहता है इन एनी केस, किसी भी केस में, इन एनी केस द डेड लोड ऑफ द ट्रस आफ्टर फाइनल डिजाइन शुड नॉट बी वेरी मोर देन 10% से ज़्यादा वेरी नहीं होगा, है ना। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर यदि 10% से ज़्यादा डेड लोड वेरी कर जाता है, 10% से ज़्यादा वेरी कर जाता है तो हम क्या करेंगे, तब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। इस केस में स्ट्रक्चर को आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा। सो इन एनी केस द डेड लोड ऑफ द ट्रस आफ्टर फाइनल डिजाइन शुड नॉट बी वेरी मोर देन 10%। तो ये तो था आपको डेड लोड के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज लाइव लोड। आपको पता है कि लाइव लोड को कौन डील करता है, लाइव लोड को डील करता है आपको IS 875 पार्ट 2, है ना। तो कोड है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। लाइव लोड में आपको इम्पोज लोड भी हो सकता है और सुपर इम्पोज लोड भी आ सकता है। एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो इम्पोज लोड ही है जो रियल लाइव लोड होता है ना। सो इट इज रियल लाइव लोड। पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड में वेरी, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड है जो में वेरी कर सकता है। सपोज कीजिए कि आप रूम में कोई फर्नीचर है जो इंस्टॉल किए हैं, है ना। तो फर्नीचर यदि इंस्टॉल किए तो इधर वो क्या हो सकता है, उसका पोजीशन चेंज हो सकता है कि नहीं। तो फिर आप पूछेंगे कि सर सुपर इम्पोज लोड क्या होता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइव लोड, ये भी लाइव लोड का पार्ट है, विच एक्ट कंटिन्यूअसली एट ए पॉइंट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेट ऑफ पार्टीशन। उसके बाद बेट ऑफ पार्टीशन वाल हो गया, AC हो गया, है ना, AC हो गया। कोई वाल है वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कुछ ड्यूरेशन के लिए AC लगाते हैं, फिर आपको मन क्या कि नहीं अब इसका लोकेशन चेंज कर देते हैं, तो लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो ये भी, इसको क्या बोलेंगे हम, सुपर इम्पोज लोड। एग्जाम्पल याद रखना है, वेट ऑफ पार्टीशन बार एंड AC। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, इसको काफ़ी केयरफुली आपको समझना है, अब देखिए कहता है कि यदि आपका जो यहाँ पर एक टेबल को डिस्कस करेंगे, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको सही से देखना है। कहता है रूफ स्लोप लेस देन 10 डिग्री, रूफ स्लोप क्या है, लेस देन 10 डिग्री है। अगर लेस देन 10 डिग्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात एग्जांपल इसका है फ्लैट रूफ। इसका क्या है, फ्लैट रूफ और पिच रूफ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर एक्सेस आप अलाउ करते हैं, एक्सेस अलाउ का मतलब क्या है, एक्सेस अलाउ का मतलब ये है कि जो रूफ है इसके ऊपर है जो कोई व्यक्ति जा सकता है, कोई व्यक्ति कुछ काम करने के लिए भी जा सकता है, मन किया इसके ऊपर जाने का, है ना, इसका मन क्या किया, इसके ऊपर जाने का मन किया, ठीक है। तो एक्सेस अलाउ हो गया। तो एक्सेस यदि अलाउ करते हैं तो एक्सेस अलाउ करने के बाद जो आपका लाइव लोड का वैल्यू आता है वो आता है 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यदि किलो न्यूटन में लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
है कि नहीं। अब देखिए यदि एक्सेस अलाउ नहीं करते हैं, अगर इस पे कोई एक्सेस अलाउ नहीं है, मतलब सबको जाना मना है ना, मना है, उस केस में है जो आपका लाइव लोड का वैल्यू होगा वो होगा 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यदि किलो न्यूटन में देखें तो कितना हो जाएगा 0.75 पर मीटर स्क्वायर, है ना। सो ये रहा आपका जब रूफ स्लोप है जो 10 डिग्री से कम होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यदि रूफ स्लोप 10 डिग्री से कम है इसका मतलब वो क्या है, फ्लैट रूफ है। वो क्या है, फ्लैट रूफ है। अब फ्लैट रूफ है तो ये डिपेंड करता है, लाइव लोड इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्सेस रूफ के ऊपर अलाउ है या नहीं है, लोगों को आप जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं उस केस में लाइव लोड कितना कंसिडर करते हैं, 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि यदि एक्सेस नॉट अलाउड है तो उस केस में 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 0.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड देखिए, इफ रूफ स्लोप ग्रेटर देन 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है, 10 डिग्री से ज़्यादा है ना। इसका एग्जाम्पल आपका पिच रूफ है, इसका एग्जाम्पल क्या है, पिच रूफ है, ठीक है। अब देखिए अगर स्लोप 10 डिग्री से ज़्यादा है तो एक्सेस के बारे में कोड कुछ नहीं बोला, वो कोड है जो साइलेंट रह गया, तो मैं भी साइलेंट रह जाऊंगा। कोड है जो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, नथिंग सेड अबाउट द एक्सेस, मतलब अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बारे में उन्होंने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, तो मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा। अब देखिए यदि 10 डिग्री से ज़्यादा है रूफ स्लोप तो उस केस में लाइव लोड का वैल्यू होता है जो 750, इसको ध्यान से देखना है, 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एवरी डिग्री increased, every degree increased in slope over 10 डिग्री, over 10 डिग्री। इस स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू कमिट ए मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। इसको मैं समझाता हूँ। कहता है कि 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा -20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एवरी डिग्री इंक्रीज इन स्लोप ओवर 10 डिग्री, ओवर 10 डिग्री। एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपका जो स्लोप एंगल है वो थीटा है, वो 11 डिग्री है। वो कितना है, 11 डिग्री है। तो हमारा क्या हो गया, 10 डिग्री से ज़्यादा हो गया। लेकिन 10 डिग्री से कितना ज़्यादा हुआ, 1 डिग्री ज़्यादा हुआ, 1 डिग्री ज़्यादा हुआ। तो इस केस में यदि हम लाइव लोड कैलकुलेट करें, तो क्या होगा, 750 माइनस 20 इंटू ओवन क्यों, क्योंकि 10 से 1 डिग्री ही ज़्यादा है, 10 से 1 डिग्री ही ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जाम में, कंपटीशन में खास करके। तो 750 माइनस 20 इंटू 1 कितना हो गया, 730 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी 11 डिग्री यदि स्लोप है तो उस पर हम कितना लाइव लोड अलाउ करेंगे, 730 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक से नहीं समझ में आया था। सपोज कीजिए कि थीटा है जो आपका 12 डिग्री है, थीटा है जो आपका कितना है, 12 डिग्री है ना। तो इस केस में जो लाइव लोड होगा वो कितना होगा, 750 माइनस पर डिग्री इंक्रीज के लिए 10 डिग्री से कितना ज़्यादा है, 2 डिग्री ज़्यादा है, तो 2 इंटू 20 करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 20 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 710 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। सपोज कीजिए अगर 15 डिग्री के लिए पूछता है तो 750 माइनस 20 इंटू
5 करेंगे, 20 × 5 मतलब 10 से कितना ज़्यादा है उससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 से कितना ज़्यादा है उससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 750 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अब देखिए इसमें कुछ मैं नोट लिखने जा रहा हूँ, इसमें यहाँ पे कुछ मैं नोट लिखने जा रहा हूँ, वो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहला जो नोट लिखने जा रहा हूँ कहता है कि इन नो केस किसी भी केस में, इन नो केस द लाइव लोड should not be less than 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसी भी केस में जो लाइव लोड होगा रूफ के लिए वो 400 से कम नहीं हो सकता, वो 400 से कम नहीं हो सकता। तो पहला नोट तो आपका ए रहा, है ना, पहला नोट ए रहा। अब देखिए एक है जो क्वेश्चन करवाते हैं आपको, जो कंपटीशन में पूछा हुआ है ना, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा है, एक मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। कहता है व्हाट इज द रूफ एंगल, व्हाट इज द रूफ एंगल corresponding to minimum live load। आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 17.5 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 27.5 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका 7.5 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑल। ठीक है। कहता है व्हाट इज द रूफ एंगल कोरिस्पोंडिंग टू मिनिमम लाइव लोड। दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट मिनिमम लाइव लोड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम लाइव लोड कितना होता है, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इससे कम तो हो ही नहीं सकता, है ना, इससे कम नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 400 को लाइव लोड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लिख रहे थे, 750 माइनस पर डिग्री इंक्रीज के लिए कितना, पर डिग्री इंक्रीज के लिए 20। तो हमको कितना डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं 10 के बाद वो हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि क्या है वो x है, वो क्या है x है ना। 20 पर डिग्री कितना इंक्रीज कर रहा है वो हमको नहीं पता, वो मान लेते हैं 10 डिग्री से कितना इंक्रीज कर रहा है, x है जो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। लाइव लोड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 400 है, मिनिमम लाइव लोड 400। तो 400 इक्वल टू 750 माइनस 20 इंटू एक्स। दिस इम्प्लाई, यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आपको, बहुत सिंपल है, 750 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 20, नहीं कितना होगा, 750 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 20। इसको जब सोल्व करेंगे तो x आ रहा है 17.5 डिग्री, 17.5 डिग्री आएगा। आप क्या करेंगे, फट से आंसर लगा देंगे। बट क्या यही पूछ रहा है, नहीं, ये नहीं पूछ रहा। x क्या था, x क्या है, x तो वो वैल्यू है जो 10 से ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल स्लोप में क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए एक्चुअल स्लोप क्या होगा, एक्चुअल रूफ स्लोप क्या होगा बताइए, 10 डिग्री प्लस x, है ना, 10 डिग्री प्लस x, तो 10 डिग्री प्लस 17.5। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा,
27.5 इज द राइट आंसर, यानी सेकंड ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या किए, कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन बोल रहा था वो हमने किया, है ना। लाइव लोड बराबर पता है 750 माइनस 20 इंटू एक्स होता है। ठीक है, 10 डिग्री तक तो 750 होता है, 10 डिग्री तक 750 होता है, लेकिन 10 डिग्री से यदि ज़्यादा होगा तो प्रत्येक डिग्री के लिए हम लोग 20 है जो माइनस करते हैं, है ना। अब 10 डिग्री से कितना ज़्यादा है ये हमको नहीं पता था, तो हम मान लेते हैं क्यों एक्स ज़्यादा है, तो 20 इंटू एक्स किए, यहाँ से एक्स का वैल्यू 17 डिग्री आ गया, यानी 10 डिग्री से 17 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्चुअल रूफ एंगल क्या हो गया, 10 प्लस एक्स कितना हो गया, 27.5 डिग्री। सो समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज स्नो लोड। स्नो लोड मतलब बर्फ का लोड, है ना। अब देखिए स्नो लोड की बात करते हैं, तो स्नो लोड है किस पे डिपेंड करता है, कहता है इट डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ रूफ ट्रस, किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस पे डिपेंड करेगा, एंड रूफ कवरिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा, रूफ कवरिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा। स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस पे कैसे डिपेंड करेगा, सपोज कीजिए कि स्लोप आप काफ़ी भटकल दे दिए, तो ये क्या होगा, जो भी स्नो आएगा वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन यही यदि स्लोप को ऐसे इंक्रीज कर दिए हैं, है ना, इंक्रीज कर दिए हैं, तो क्या होगा, इस पर थोड़ी देर के लिए सस्टेन करेगा, तो क्या होगा, लोड ज़्यादा होगा, है ना। दूसरी बात, रूफ कवरिंग मटेरियल पे डिपेंड करेगा, वो कैसे, अगर रूफ कवरिंग मटेरियल है जो रफ है, अगर रफ है तो ये इजिली क्या होगा, नीचे रोल नहीं कर पाएगा। अगर रूफ कवरिंग मटेरियल रफ है तो स्नो है जो फ्री फॉल इसका नहीं हो पाएगा, नीचे नहीं आ पाएगा इजिली, है ना, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द रूफ ट्रस, शेप ऑफ द रूफ ट्रस पे डिपेंड करता है, एंड रूफ कवरिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। कैसे, मैं बता दिया। सेकेंड, इट आल्सो डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस, क्या बात है, लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस का कहने का मतलब है कि जो आपने रूफ ट्रस का कंस्ट्रक्शन किया है वो किस टाइप के टोपोग्राफी पे है ना। जनरली हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, लेह लद्दाख की, है ना। तो लेह लद्दाख का क्या है, जो आपका टेरन हाइट है, लैटिट्यूड है, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है ना, लैटिट्यूड है जो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी टेरन का हाइट हम किसके रेफरेंस में मेजर करते हैं, मीन सी लेवल के रेफरेंस में मेजर करते हैं, है ना। मीन सी लेवल, MSL, मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी भी टेरन का हाइट है जो मेजर करते हैं, है कि नहीं। ये चीज़ आपको सर्वेइंग में बताया गया होगा, सर्वेइंग में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपका सर्वेइंग का सारा लेक्चर है जो आपका पढ़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सो स्नो लोड एक्ट वर्टिकली, स्नो लोड एक्ट कैसे करेगा, कहता है स्नो लोड एक्ट वर्टिकली एंड मे बी एज्यूम टू बी 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm डेप्थ ऑफ स्नो। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब क्या समझिए। सपोज कीजिए कि ये आपका रूफ है, ये क्या है, रूफ है, जिसका स्लोप है जो थीटा है, स्लोप है जो थीटा है। ठीक है, अब यदि इस पे स्नो का जो डेप्थ है वो सपोज कीजिए कितना है, 1 mm है। ये स्नो का जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है कितना है, 1 mm है, 1 mm है। ठीक है, तो इसका जो वेट होगा, 1 mm यदि डेप्थ है, 1 mm यदि डेप्थ है, 1 mm यदि डेप्थ है स्नो, तो इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। कहने का मतलब है कि डेप्थ तो 1 mm हो गया और एरिया कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। एरिया कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और डेप्थ ऑफ स्नो कितना हो गया, 1 mm हो गया, तो उसका वेट कितना आएगा, 2.5 न्यूटन। उसका वेट कितना आएगा, 2.5 न्यूटन। तो ये आपको याद रखना है, 2.5 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए सपोज कीजिए कि आपका जो स्नो का डेप्थ है वो 3 mm है। सपोज कीजिए स्नो का डेप्थ है जो 3 mm है, डेप्थ ऑफ स्नो सपोज कीजिए 3 mm है। डेप्थ ऑफ स्नो कितना है, 3 mm, 3 mm है। तो फिर इस केस में स्नो लोड कितना हो जाएगा, इस केस में स्नो लोड यदि निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा बताइए। 1 mm डेप्थ के लिए 2.5 है, तो 3 mm के लिए कितना हो जाएगा, 2.5 और इंटू 3, बहुत सिंपल है, कितना हो जाएगा, 7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, 7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, 7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए सपोज
सपोज कीजिए, अब इसमें कुछ है जो हम लोग नोट्स देखेंगे, कुछ क्या करेंगे, नोट देखेंगे। कहता है व्हेन द रूफ एंगल इज ग्रेटर देन 50 डिग्री, अगर 50 डिग्री से ज़्यादा है, स्नो लोड में बी नेग्लेक्टेड। इस केस में आपको स्नो लोड क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी स्नो यहाँ पे फॉल करेगा, रूफ के ऊपर जो भी फॉल करेगा वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर ये थीटा 50 डिग्री से ज़्यादा है तो, थीटा यदि ग्रेटर देन 50 डिग्री है तो क्या होगा, नीचे फॉल कर जाएगा। तो इसको हम लोग इजीली मतलब नीचे फॉल कर जाएगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा रेन लोड के बारे में बात करते हैं, थोड़ा रेन लोड के बारे में बात करते हैं। कहता है इट मे कंसर्न फॉर फ्लैट रूफ, ये किसके लिए चिंता की बात है, ये आपको फ्लैट रूफ के लिए है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि उस जब रूफ फ्लैट रहेगा, जब रूफ काफ़ी ज़्यादा फ्लैट रहेगा तो वाटर जो भी ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट आ रहा है वो इजिली है जो ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, उसका इजिली ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, है ना। सो इट मे कंसर्न फॉर द फ्लैट रूफ, लेकिन यदि इसका है जो सफिशिएंट स्लोप दिया गया है तो जो भी बारिश होगा वो क्या होगा, इजिली है जो ड्रेन आउट हो जाएगा, इजिली है जो ड्रेन आउट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ड्यूरिंग हेवी रेन इफ वाटर एक्युमुलेट्स फास्टर देन द रन ऑफ, द रिजल्ट इज कॉल्ड पॉन्डिंग, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, सपोज कीजिए जिस रेट से बारिश हो रही है, मतलब बारिश जिस रेट से हो रही है उससे ज़्यादा रेट से यदि है जो पानी है जो बाहर ड्रेनेज हो जा रहा है, बाहर ड्रेनेज हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी लोड नहीं क्रिएट होगा, लेकिन सपोज कीजिए कि कोई आपका रूफ है और जिस रेट से वाटर है जो यहाँ पे है जो जमा हो रहा है, यहाँ पे जमा हो रहा है ना, और दूसरा रेट क्या होगा, ड्रेनेज का, है ना, एक होगा ड्रेनेज का। तो ड्रेनेज का रेट यदि रेन के इंटेंसिटी से कम है, रेन का इंटेंसिटी से यदि कम है तो पानी यहाँ पे क्या होगा, जमा होने लग जाएगा, पानी यहाँ पे जमा होने लग जाएगा, नहीं, पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा होने लग जाएगा। तो इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉन्डिंग बोलते हैं, नहीं, पॉन्डिंग का मतलब ही होता है क्या, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज पॉन्डिंग। सो ही कहता है कि ड्यूरिंग हेवी रेन, यदि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इफ वाटर एक्युमुलेट्स फास्टर देन इट्स रन ऑफ, ये जो पानी बाहर आता है रूप से उसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। हाइड्रोलॉजी का टॉपिक है रन ऑफ, है ना, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में आप पढ़े होंगे रन ऑफ के बारे में, है ना, मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा रन ऑफ। तो रन ऑफ यदि ज़्यादा है तब तो सही है, लेकिन रन ऑफ यदि रेन इंटेंसिटी से कम है तो उस केस में क्या होगा, पानी यहाँ एक्युमुलेट होने लगेगा। रन ऑफ यदि रेन इंटेंसिटी से कम है तो पानी यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगेगा, और उस एक्युमुलेशन ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉन्डिंग बोलेंगे, उसको क्या बोल देंगे, पॉन्डिंग बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो डिस्कशन है वो आपका विंड लोड के बारे में, लास्ट डिस्कशन किसके बारे में है, विंड लोड के बारे में है। तो विंड लोड को कौन डील करता है, विंड लोड को डील करता है IS 875 पार्ट 3, IS 875 पार्ट 3, ठीक। अब देखिए विंड लोड को कंसीडर तब करेंगे जब आपका स्ट्रक्चर का हाइट 10 मीटर से ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, इट इज कंसीडर व्हेन हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोर देन 10 मीटर। जब स्ट्रक्चर का हाइट 10 मीटर से ज़्यादा होगा तब विंड लोड को हम लोग कंसीडर करते हैं। 10 मीटर का मतलब क्या हुआ, 2 फ्लोर, लगभग में 2 स्टोरी बिल्डिंग, तो 2 स्टोरी बिल्डिंग तक का जो विंड लोड को इफेक्ट में नहीं लेते हैं, है ना। इट इज कंसीडर व्हेन द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज मोर देन 10 मीटर। सेकेंड थिंग कहता है विंड स्पीड इज एज्यूम्ड टू बी 0 एट ग्राउंड लेवल एंड मैक्सिमम एट द टॉप लेवल, मैक्सिमम एट द टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, टॉप फ्लोर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, टॉप फ्लोर पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। सेकेंड थिंग कहता है एज पर बेसिक विंड स्पीड, इसके बारे में आप लोग जब हम पहला यूनिट पढ़ा रहे थे वहां पर भी थोड़ा पे डिस्कशन किया था, है ना। एज पर बेसिक विंड स्पीड आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 6 जोन। बेसिक विंड स्पीड के बेसिस पे इंडिया को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, 6 जोन में डिवाइड किया गया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सेस्मिक जोन के बारे में भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि भारत को कितने जोन में डिवाइड किया गया है सेस्मिक के बेसिस पे। अर्थक्वेक जो जोन है वो कितने जोन में मतलब भारत को डिवाइड किया गया है ना। विंड के बेसिस पे 6 जोन में डिवाइड किया गया है। ये आपको जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका स्टील स्ट्रक्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो एज पर बेसिक विंड स्पीड आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 6 जोन। टोटल कितने जोन में डिवाइड किया गया है, 6 जोन में डिवाइड किया गया है। अब देखिए डिजाइन विंड स्पीड की बात करते हैं, डिजाइन विंड स्पीड की बात करते हैं तो डिजाइन विंड स्पीड को किससे डिनोट किए थे, कुछ याद है। डिजाइन विंड स्पीड को डिनोट किए थे हम लोग VZ से। किससे डिनोट किए थे, VZ से। और VZ जो होता था
वो होता था VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जहाँ पे VB क्या है, VB है आपका बेसिक विंड स्पीड, बेसिक विंड स्पीड। ये सभी सिटी का क्या होगा, अलग अलग होगा, सभी सिटी का अलग अलग होगा, है ना। बेसिक विंड स्पीड, बेसिक विंड स्पीड इन विच यूनिट, है ना, किलोमीटर पर आवर में हो सकता है या फिर मीटर पर सेकंड में हो सकता है, मीटर पर सेकंड में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे K1 K2 K3 क्या है, K1 K2 K3 क्या है, K1 है जो आपका, अब देखिए बेसिक विंड स्पीड एक्चुअली में होता क्या है, इसमें क्या करते हैं कि 50 साल तक सर्वे करते हैं, 50 ईयर तक सर्वे करते हैं, है ना। और उसमें जो 3 सेकेंड का जो मैक्सिमम विंड होता है, 3 सेकेंड का जो मैक्सिमम विंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक विंड स्पीड बोलते हैं। 3 सेकेंड तक आप ऑब्जर्व करेंगे, है ना। लेकिन ये सर्वे है जो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। किसी भी सिटी का बेसिक विंड जो डिफाइन होता है उसके लिए क्या करते हैं, 50 साल तक सर्वे करते हैं, है ना, 50 साल तक सर्वे करते हैं। और उसमें जो वैल्यू आता है, एवरेज वैल्यू जो आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक विंड स्पीड बोलते हैं, ठीक है। K1 क्या होता था, K1 होता था आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, क्या होता था, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। K1 होता था प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क कोफिशिएंट बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, रिस्क कोफिशिएंट। ये सब आपको पहले से पता है, रिस्क कोफिशिएंट, रिस्क कोफिशिएंट या प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता था। K2 क्या होता था, K2 होता था आपका टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइज फैक्टर, है ना, टेरेन हाइट फैक्टर, टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, ठीक है। K3 होता था आपका, K3 होता था टोपोग्राफी फैक्टर, टोपोग्राफी फैक्टर, टोपोग्राफी फैक्टर, टोपोग्राफी फैक्टर, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन अनविंड स्पीड, ये डिपेंड करता है अप विंड स्लोप पे, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन अप विंड, अभी बताते हैं इसका मतलब, अप विंड स्लोप, अप विंड स्लोप पे डिपेंड करता है, ठीक है, अप विंड स्लोप पर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए कि ये आपका हिली एरिया है, कुछ ऐसा हिली एरिया है ना, यहाँ पे आपको मन किया झोपड़ी बनाने का, यहाँ पे आपको रूफ ट्रस बनाने का मन किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो डायरेक्ट विंड आएगा और एक इधर से भी विंड आएगा, एक इधर से भी विंड आएगा। तो ये जो स्लोप है इसी को बोलते हैं, ये जो स्लोप है आपका इधर से और इधर से, तो ये जो विंड जा रहा है इसको बोलते हैं अप विंड स्लोप, इसको क्या बोलेंगे, अप विंड स्लोप। और इसको क्या बोलेंगे, हवा इधर आएगी, इसको बोलेंगे डाउन विंड स्लोप, नहीं, डाउन विंड स्लोप, डाउन विंड स्लोप, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, अप विंड स्लोप, इससे तो कोई मतलब है नहीं, डाउन विंड स्लोप से क्या मतलब है, क्योंकि हवा तो इधर ही से आ रहा है ना, तो अप विंड स्लोप पे डिपेंड करता है। जनरली आपको याद रखना है कि यदि ये जो थीटा है अप विंड स्लोप यदि लेस देन 3 डिग्री है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेस देन 3 डिग्री है, तो K3 का जो वैल्यू होगा, जो K3 का वैल्यू होगा वो 1.0 होगा, कितना होगा, 1.0 होगा। लेकिन यदि अप विंड स्लोप थीटा ग्रेटर देन 3 डिग्री है तो इसके लिए जो आपका K3 का वैल्यू होगा, K3 का वैल्यू होगा वो 1 to 1.6 होगा, 1 to 1.36, 1 to 1.36, तो ये आपको याद रखना है, 1 to 1.36 होता है, ठीक है। अगर अप विंड स्लोप है जो लेस देन 3 डिग्री है
तो आपका टोपोग्राफिक फैक्टर यानी K3 का वैल्यू है जो 1.0 होगा, और ग्रेटर देन 3 डिग्री है तो क्या होगा 1 से लेके 1.36 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो ये तो था आपका डिजाइन विंड स्पीड का स्टोरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डिजाइन विंड प्रेशर एंड विंड फोर्स। डिजाइन विंड प्रेशर एंड विंड फोर्स। तो डिजाइन विंड प्रेशर के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहला यूनिट में। कहाँ पढ़े थे? फर्स्ट यूनिट में, है ना। इसको किससे डिनोट करते थे? डिजाइन विंड प्रेशर को डिनोट करते थे पीजेड से। किससे डिनोट करते थे? पीजेड से। पीजेड क्या होता था याद है? 0.6 इंटू VZ का होल स्क्वायर। 0.6 इंटू VZ का होल स्क्वायर, है ना। बहुत प्यारा सा इक्वेशन है। PZ बराबर 0.6 इंटू VZ का होल स्क्वायर, जहाँ पे VZ क्या था? डिजाइन विंड स्पीड। VZ क्या था? डिजाइन विंड स्पीड। तो ये तो आपका हो गया प्रेशर। अब हम फोर्स की बात करते हैं, डिजाइन विंड फोर्स की बात करते हैं। डिजाइन विंड फोर्स, डिजाइन विंड फोर्स। शादी ब्याह के टाइम में लेक्चर बनाने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है ना। माइक का साउंड काफ़ी ज़्यादा लोग करके फंक्शन करते हैं, तो इसके कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। सो डिजाइन विंड फोर्स, बट वो भी ज़रूरी है। डिजाइन विंड फोर्स। अब देखिए डिजाइन विंड फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और ये आपके लिए ज़रूरी है, स्टडी आपके लिए ज़रूरी है ना। सो डिजाइन विंड फोर्स एफ, एफ कितना होगा? एफ का जो वैल्यू होता है CPE माइनस CPI इंटू एरिया इंटू पीजेड। पीजेड तो आपको पता है प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। पीजेड यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। CPE माइनस CPI इंटू एरिया इंटू पीजेड। अब देखिए पीजेड क्या है इसमें? पीजेड तो आपको पता है, पीजेड आपको पता है डिजाइन विंड प्रेशर है। पीजेड आपको क्या है? डिजाइन विंड प्रेशर है। एरिया ए क्या है? ए है आपको सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या समझाते हैं? सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है अभी आपको पता चलेगा। कंसिडरेशन, अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। CPE क्या होता है? CPE होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट। एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, है ना। CPI क्या होता है? CPI है इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए ये एरिया कौन सा लेते हैं? ए है जो इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए कि ये आपका रूफ ट्रस है, ये रूफ ट्रस है ना। ये है जो रूफ ट्रस है, और ये क्या है? वाल है, ये वाल है ना। यहाँ पे आप इसमें ये जो आपने झोपड़ी बनाया है, इसके अंदर एंट्री के लिए आप क्या क्या है? ओपनिंग दिया है। यहाँ पे आपने ओपनिंग दिया, ये क्या हो गया? डोर हो गया। तो ये तो क्या रहेगा? ओपन रहेगा, ये आपका ओपन रहेगा, है ना। यहाँ पे आपको मन किया विंडो भी देने का, तो अपने विंडो भी प्रोवाइड कर दिया, आपने यहाँ पे विंडो भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। विंडो भी प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा, है ना। ये आपका वॉल हो गया, ये वॉल हो गया जो कि क्लोज रहेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, वॉल है तो क्लोज ही रहेगा। ये आपका वॉल हो गया, ठीक है। अब इधर से विंड आएगा, इधर से विंड आएगा तो प्रेशर तो इसी पे लगाएगा। देखिए क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। इधर से जब विंड आएगा, यूज द डिफरेंट कलर, इधर जब विंड आएगा, यहाँ से जब विंड आएगा ऐसे, है ना,
तो आपका इस एरिया पे प्रेशर लगाएगा, इस एरिया पे प्रेशर लगाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कुछ विंड है जो इसके डोर से एंट्री करेगा, ध्यान सुनना, कुछ विंड है जो इस डोर से एंट्री कर जाएगा, इस डोर से एंट्री कर जाएगा, है ना। वो है जो जाकर इसके इंटरनल वाल पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, इंटरनल वाल पे प्रेशर लगाएगा, है कि नहीं, इंटरनल वाल पे प्रेशर लगाएगा। तो ये जो सरफेस एरिया है वो क्या है, एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, जिस वाल पे प्रेशर लगा रहा है, सपोज कि इस वाल के लिए हम इस वाल पे यदि फोर्स निकालना चाह रहे हैं, इस फ्रंट वाल पे यदि हम फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो ए वाला एरिया लेंगे, ए वाला एरिया लेंगे, है ना। टोटल एरिया में से क्या करना पड़ेगा, गेट का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, डोर का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, है ना। अगर इस वाल के लिए हम बात करते हैं तो इस वाल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो विंडो का एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। अब देखिए सीपीई और सीपीआई क्या होता है। सीपीई होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, ये आपका एक्सटर्नल वाल हो गया, और इसके अंदर जो एयर घुसा वो क्या होगा, वो इसके ऊपर है जो प्रेशर लगाएगा, है ना। तो ये हो गया इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। ये वाल के रफनेस वगैरह पे डिपेंड करता है ना। अब देखिए एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट और इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपका इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है उसका वैल्यू है जो डिपेंड करता है ओपनिंग एरिया पे, वो किस पे डिपेंड करेगा, ओपनिंग एरिया पे डिपेंड करता है। सीपीई का वैल्यू, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट का वैल्यू आपको पेपर में देगा, ये आपको पेपर में जनरली दे देता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है ओपनिंग एरिया पे, कितना एरिया है जो ओपन है। तो इसको हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं। तो एक टेबल बनाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप लिखिए परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, उसके बाद है ओपनिंग इन रिलेशन टू वॉल, ओपनिंग इन रिलेशन टू वॉल एरिया, ओपनिंग इन रिलेशन टू वॉल एरिया, वॉल एरिया किसमें, परसेंटेज में। थर्ड है आपका सीपीआई का वैल्यू, सीपीआई का वैल्यू, सीपीआई का वैल्यू। अब देखिए सीपीआई का वैल्यू, तो एक बात बताइए, यदि परमिबिलिटी जीरो है, व्हाट डज इट मीन्स, परमिबिलिटी जीरो है मतलब चारों तरफ से क्लोज है, चारों तरफ से क्लोज है, तो उस केस में तो क्या होगा, ओपनिंग एरिया जीरो हो गया, ओपनिंग एरिया जीरो हो गया। तो इस केस में सीपीआई का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीपीआई का वैल्यू जीरो हो जाएगा जब चारों तरफ से क्लोज ही है तो। सेकंड थिंग नॉर्मल, है ना, सेकंड है जो यदि परमिबिलिटी है जो नॉर्मल है, परमिबिलिटी है जो यदि नॉर्मल है, ना ज़्यादा ना कम, है ना। तो इस केस में यदि ओपनिंग एरिया का परसेंटेज 5% से कम है, ओपनिंग एरिया का परसेंटेज यदि 5% से कम है, तो इस केस में जो प्रेशर कोफिशिएंट, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट का वैल्यू होगा वो होगा ±0.2। अगर मीडियम है, अगर मीडियम है, मीडियम कब बोलेंगे, जब ओपनिंग का परसेंटेज जो 5 to 20 लाई करेगा, 5 से 20 मीटर स्क्वायर के बीच लाई करेगा। तो इस केस में जो आपका इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ±0.5 होगा। अब प्लस कब लेंगे माइनस कब लेंगे अलग बात है, अभी समझाते हैं। अगर परमिबिलिटी लार्ज है, अगर बहुत ज़्यादा परमेबल है, लार्ज है, तो लार्ज है और ओपनिंग एरिया 20 से बड़ा है, तो इस केस में जो ±0.7 लेते हैं, सीपीआई का वैल्यू कितना लेते हैं, 0.7 लेते हैं। तो एक छोटा सा टेबल है जिसको आपको याद रखना है। अब साइन की बात कर लेते हैं। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है विंड लोड एक्टिंग टुवार्ड्स द मेंबर। प्लस तब लेंगे जब विंड लोड एक्ट करेगा, विंड लोड एक्टिंग टुवार्ड्स द मेंबर, टुवार्ड्स द मेंबर। माइनस कब लेंगे, जब अवे फ्रॉम द मेंबर होगा, विंड लोड एक्टिंग अवे फ्रॉम द मेंबर, विंड लोड एक्टिंग अवे फ्रॉम द मेंबर।
अवे फ्रॉम द मेंबर, अवे फ्रॉम द मेंबर, ठीक है, अवे फ्रॉम द मेंबर, है ना, अवे फ्रॉम द मेंबर। अब देखिए ये तो था आपका किसके बारे में, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट के बारे में। एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट का वैल्यू देगा और एक्सटर्नल का देगा और इंटरनल को आपको इस बेसिस पे निकालना पड़ेगा। आपको परसेंटेज ओपनिंग एरिया दे देगा, परसेंटेज ओपनिंग एरिया दे देगा। सपोज कीजिए परसेंटेज ओपनिंग एरिया 5 से कम है, तो उस केस में वैल्यू क्या लेंगे, +-2 लेंगे। अब उसमें देख लिखेगा आपको कि विंड लोड है जो एक्ट टुवार्ड्स द मेंबर कर रहा है या अवे फ्रॉम द मेंबर कर रहा है। अगर टुवार्ड्स द मेंबर कर रहा है तब आपको प्लस वैल्यू लेना है, अवे फ्रॉम द मेंबर कर रहा है तो माइनस वैल्यू लेना है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं है जो स्टील स्ट्रक्चर को क्लोज कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ से आपको एक तो टाइप ऑफ लोडिंग से क्या क्या लोड आएगा वो है जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। दूसरी बात कि कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रस, कंपोनेंट ऑफ रूफ ट्रस, वहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं कराने जा रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम लिमिट स्टेट से नियर फ्यूचर में पढ़ेंगे वहाँ पे हम करेंगे, ठीक है ना। सो ये है जो आपका काफ़ी सफिशिएंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मैंने काफ़ी ऑनेस्टी से जो आपको कवर करने की कोशिश की है। टोटल 40 लेक्चर मैंने लिया है इसके लिए, 40 लेक्चर इन द सेंस ऑफ ओवरऑल मतलब 50 घंटे, है ना। कुछ जो लेक्चर है आपका 1 आवर से ऊपर का भी है, तो ऑलमोस्ट मतलब 40 to 45 आवर तो लगे ही हैं कंप्लीट करने में। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। यहाँ पे मैं स्टील स्ट्रक्चर को क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। आगे है जो नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे आरसीसी के बारे में, है ना। लिमिट स्टेट से हम लोग स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे नियर फ्यूचर में, लेकिन अभी आप लोग है जो एग्जाम पे फोकस कीजिए और रिवीजन पे फोकस कीजिए, है ना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और मुझे आशा ही नहीं पूरे यकीन है कि आप डीएसएस के पेपर में काफ़ी अच्छा करके आएंगे, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के पेपर में काफ़ी अच्छा करके आएंगे और काफ़ी अच्छा मार्क्स भी लेकर आएंगे। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नए सेशन में, है ना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।